ओके, अब आ जाते हैं कहानी क्या चीज है। कहानी आपकी ये है डैम्पिंग की कहानी। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली वी ऑल नो भाई, ऐसा कभी नहीं होता कि पेंडुलम को अगर हिला के एक दफा छोड़ दिया तो वो अपनी पूरी जिंदगी चलता रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता पेंडुलम के साथ, ठीक है ना। दैट नेवर हैपेंस। इसी तरह जैसे मैंने गाड़ी वाली एग्जांपल दी थी, हैंड ब्रेक खींचे बगैर आप पार्किंग में डाल दो गाड़ी को, गाड़ी जो है वो आगे पीछे होती है थोड़ी सी ना। तो वो क्यों होती है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी होती है। लेकिन ये नहीं होता गाड़ी अपनी पूरी जिंदगी यूं यूं होती रहेगी, वो एक दफा आके वो रुक जाती है। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये आहिस्ता आहिस्ता जो उसका खत्म होना है, वो बेसिकली डैम्पिंग कहलाता है। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में जरा जो है वो इंसानों वाले लफ्जों में जो है वो बात करने की कोशिश करूं, तो डैम्पिंग क्या है? इट इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ एनर्जी। यस, ग्रेजुअल रिडक्शन, ग्रेजुअल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटरी सिस्टम। ठीक है, सो ग्रेजुअल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटरी सिस्टम, या ऑसिलेटरी नहीं भी लिखते, ग्रेजुअल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ओवर टाइम। अच्छा, अब क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिसिपेटिव लॉसेस। डिसिपेटिव लॉसेस, ये डिसिपेटिव क्या होते हैं? डिसिपेटिव वो होते हैं जो एनर्जी जाया कर देते हैं। जैसे फ्रिक्शन गरमाई में एनर्जी जाया कर देगी, एयर रेजिस्टेंस गरमाई में एनर्जी जाया कर देगी बिला वजह का, पता नहीं क्यों जो है इन दोनों को शौक है। ये दोनों आपकी सबसे प्यारी फोर्सेस हैं जो एनर्जी जाया करने में तुली भी होती है। ठीक है, जब भी आपकी एनर्जी कहीं रुकती नहीं है तो कोई भी ग्रेजुअल लॉस होगा। पेंडुलम में थोड़ी सी फ्रिक्शन होगी एयर रेजिस्टेंस की वजह से, वो गर्मी की वजह से वो एनर्जी लॉस होती रहेगी। सो ग्रेजुअल लॉसेस, लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ओवर टाइम ड्यू टू डिसिपेटिव लॉसेस, मेनली लाइक हीट। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लाइक हीट, फॉर एग्जाम्पल क्या मेनली हीट ही होता है? तो कोई पूछ ले तो हीट का लफ्ज बता दीजिएगा उनको। तो ये हो गई आपकी डैम्पिंग। अब डैम्पिंग की भी कुछ किस्में हैं, कुछ टाइप्स हैं, वो हमें डिस्कस करनी है। सो सबसे पहले आपके पास आती है लाइट डैम्पिंग। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है आपका रट्टा वाला पार्ट। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कैलकुलेशन करने को आएगी। ये आपको पूछ लेंगे लाइट डैम्पिंग क्या होती है, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, हैवी डैम्पिंग क्या होती है, डैम्पिंग की डेफिनेशन पूछ लेंगे, ये चीजें आएंगी अगर डैम्पिंग की आएंगी। ठीक है, अच्छा, सो लाइट डैम्पिंग ये होती है सर इसका ग्राफ भी है शायद। हाँ हाँ, इसका ग्राफ है, सही बोल रहे हैं आप, मैं ग्राफ करवाऊंगा, फिक्र नहीं करें, ग्राफ बहुत सारे हैं इसके। अच्छा, लाइट डैम्पिंग क्या होती है? लाइट डैम्पिंग ये होती है कि वंस एन ऑब्जेक्ट is displaced, it returns to its equilibrium position equilibrium position। एक्चुअली टाइम का हमें कुछ मेंशन करना है? नहीं, कुछ मेंशन है। Once an object is displayed, it returns to its equilibrium position after several oscillations। ठीक है जी, और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे क्या होंगी। एक्चुअली आफ्टर सेवरल ऑसिलेशंस, आराम से जो हमारे पास अक्सर व बेशतर हम जिस चीज से वाकिफ हैं कि फॉर एग्जांपल समझो आपने किसी चीज, कोई चीज डैम्प हुई है। ठीक है, सो लेट्स से हम इतना बड़ा ग्राफ बनाते हैं, कितना ग्राफ। अच्छा खैर, तो अगर आपका ये वाला सिस्टम समझो ये एक पेंडुलम था, उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो लाइट डैम्पिंग की वजह से होगा क्या कि ये आहिस्ता 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 अपना जो है वो एनर्जी लूज करेगा। तो कंसेक्यूटिव जो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशंस होंगी, मैक्सिमम जो है वो होंगी, एक मिनट में पता नहीं बोल बोल के ऊपर बात, सारी चीजें जो होंगी वो ग्रेजुअली कम होती जाएंगी। ठीक है, सबको ये नजर भी आ रहा होगा, तो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। दिखाने का तरीका क्या होगा कि आप हर साइकिल में थोड़ा थोड़ा उसका एम्पलीट्यूड कम करते जाओगे। ठीक है, और ये आपको वाजे दिखेगा, ये आपको बेसिकली इंडिकेशन है कि आपकी हुई हुई है सिस्टम लाइटली डैम्प्ड। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इस पे बहुत जरूरी है कि ये ऑसिलेट करता रहता है, जैसे पेंडुलम है ऑसिलेट करता जाएगा, ग्रेजुअली उसके एम्पलीट्यूड्स कम होते जाते हैं, ये नहीं होता कि एकदम से आकर रुक गया। तो मतलब ये नहीं कर दीजिएगा
मतलब कि आपने ये दिखाया और ये दिखाया और एकदम से यूं किया और बस खत्म हो गया, नहीं ये नहीं, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट डैम्पिंग हो जाएगी। लाइट डैम्पिंग का क्या होगा, लाइट डैम्पिंग में आप आहिस्ता 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 एम्पलीट्यूड कम करते जाओ, और ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि एम्पलीट्यूड आपका बिल्कुल खत्म हो गया किसी भी पॉइंट पे। तो वो आप अगर दिखाओगे तो आपको आपका वो ग्राफ सही होगा फॉर लाइट डैम्पिंग। और आपने आइडेंटिफाई भी लाइट डैम्पिंग इसी तरीके से करनी है, आपकी ऑसिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रही है, ऑसिलेट कर रहा होगा सिस्टम, ऐसा नहीं होगा ऑसिलेशंस बंद हो गई, ऑसिलेट कर रहा होगा सिस्टम। तो इसकी एग्जांपल क्या हो गई, इसकी एग्जांपल भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये जिंदगी में कहां कहां देखा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गई सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एक ये हो गई, एक ये हो गई, स्विंग हो गई, ठीक है, किसी बच्चे को झूला दे रहे हो और छोड़ दो तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो क्या कहते हैं आ जाता है स्टॉप पे। तो ये जो है वो ये सारी कहानियां लाइट डैम्पिंग की। अच्छा, अब आ जाते हैं हैवी डैम्पिंग पे। हम्म डोर क्लोजर, नहीं डोर क्लोजर इज नॉट लाइट डैम्पिंग, डोर क्लोजर इज हैवी डैम्प्ड। सो दिस इज, अब हमें जो डिस्कस करना है वो है हैवी डैम्पिंग। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऊपर वाला जो है वो बहुत बड़ा बना दिया है, उसकी जगह थोड़ी कम करते हैं। सो आप ऊपर आ जाए भाई, आप भी ऊपर चलना है, शाबाश, आप इधर आ जाए मेरे साथ। अच्छा, हैवी डैम्पिंग में क्या होगा कि आपने अगर एक सिस्टम था आपका जो ऑसिलेट कर रहा था, ये रेड वाली लाइन में हटा दूं, तो उसमें ये होगा कि जैसे ही आपने उसको डिस्प्लेस किया, ठीक है, जैसे ही आपने उसको डिस्प्लेस किया तो वो बगैर ऑसिलेट करे, वो बगैर ऑसिलेट करे वो आ जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। लेकिन होगा ये कि वो काफी देर में जाके अपने, तो इट इज नॉट गोइंग टू ऑसिलेट, टाइम वो अभी भी लेगा लेकिन ऑसिलेट नहीं करेगा। सो इसके अंदर ये ऑसिलेशंस बिल्कुल खत्म हो जाती है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने लग जाता है विदाउट ऑसिलेटिंग। ठीक है, सो दिस इज अ हैवी डैम्पिंग। इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। हैवी डैम्पिंग क्या हो गई है, हैवी डैम्पिंग हो गई है वंस डिस्प्लेस्ड the system, क्या लिखा था हमने ऊपर, returns to its equilibrium position, the system returns to its equilibrium position over a long period of time, long period of time without oscillating। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल किसने दी थी, थैंक यू फॉर द एग्जाम्पल बाय द वे, एग्जाम्पल दी थी वजीहा ने। तो डोर क्लोजर जो होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है हैवी डैम्प्ड। ठीक है, डोर क्लोजर्स आप लोगों ने देखा होगा कि वो दरवाजे को आहिस्ता से लाके बंद कर दो, एक दफा डिस्प्लेस कर दो तो वो आहिस्ता से आराम से आएगा और आराम से बंद होगा, ऑसिलेट नहीं करेगा, आराम से बंद हो जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं जो देर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगी विदाउट ऑसिलेटिंग, उस सिस्टम को हम कहते हैं हेविली डैम्प्ड। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीके की डैम्पिंग होती है आपके पास और वो कहलाती है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग, और क्रिटिकल डैम्पिंग में ये होता है कि आपकी जो ये चीज है वो अभी भी ऑसिलेट नहीं करेगी, इट विल नॉट ऑसिलेट, बट वो इतना लंबा टाइम लेके रेस्ट पे नहीं आएगी, वो फौरन से रेस्ट पे आएगी। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, ये डिस्प्लेस हुआ और ये एकदम से रेस्ट पे आ गया, खत्म कहानी इसकी, इसकी यहीं पे ही खत्म हो गई कहानी। इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ये कहेगा कि मुझे वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना है। ठीक है, सो इसकी भी हम देख लेते हैं। अगेन रट्टाफिकेशन पार्ट है, इसमें मैं कुछ और करवा नहीं सकता, तो ये बस अपनी चीजें याद रखनी है। वंस डिस्प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन
in the shortest possible time, ठीक है जी, shortest possible time without oscillating. ठीक है जी, सो ये आ गई आपकी तीन तरह की डैम्पिंग। और इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूं तो ये एग्जांपल जो है होगी क्रैश स्प्रिंग्स ऑफ एन एलिवेटर। क्रैश स्प्रिंग्स ऑफ एन एलिवेटर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एलिवेटर्स में होता है। यहाँ की पाकिस्तानी एलिवेटर्स में शायद नहीं होता हो, पता नहीं, कुछ हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन जब एलिवेटर की कोई केबल अगर टूट गई और एलिवेटर नीचे गिर रही है तो नीचे स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिन पे एलिवेटर आके लगती है तो ये फौरन से रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बिकॉज यू डोंट वांट द सिस्टम टू बी ऑसिलेटिंग एंड यू डोंट वांट के जो है वो, मतलब यू वांट बेसिकली वांट द क्रैश स्प्रिंग्स टू एब्जॉर्ब ऑल ऑफ द मोमेंटम जल्दी से, ताकि फौरन से लिफ्ट रेस्ट पे आ जाए। ये ना हो कि लिफ्ट धड़ 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 वो हो रही हो अंदर, जिसका भी होगा वैसे ही वो कीमा बन चुका तो होगा उस वक्त तक, लेकिन बहुत ज्यादा कीमा ना बन जाए, ठीक है। तो दिस इज योर थ्री टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। आपको इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए और ये पता होनी चाहिए कि ये कैसे जो है वो आपके दिखाए जाते हैं ऑन अ ग्राफ, ठीक है। तीसरी चीज जो इनके बारे में पता होनी चाहिए, फुटबॉल कंट्रोल एग्जांपल, या अच्छी, if that is a good football control, you're correct. कैन यू एक्सप्लेन क्रिटिकल, अच्छा क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है आकाशीष? क्रिटिकल डैम्पिंग कुछ भी नहीं है। क्रिटिकल डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग एक तरीके से सेम ही है, ठीक है। दोनों में द सिस्टम डज नॉट ऑसिलेट। लाइट डैम्पिंग में क्या था? लाइट डैम्पिंग में यह था कि जब होगा तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लॉस होगी और वो उसके अंदर एम्पलीट्यूड्स कम होते रहेंगे, ऑसिलेट करेगा सिस्टम। हैवी डैम्पिंग में सिस्टम ऑसिलेट नहीं करता, एक दफा डिस्प्लेस कर दो तो बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद स्टॉप पे आए, ठीक है। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है? क्रिटिकल डैम्पिंग ये होती है कि एक दफा डिस्प्लेस कर दो तो फौरन से रेस्ट पे आ जाएगा इन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। जो पॉसिबल टाइम शॉर्टेस्ट होगा उस सिस्टम का, उसके अंदर वो रेस्ट पे आ जाएगा, वो ऑसिलेट भी नहीं करेगा और जल्द से जल्द रेस्ट पे भी आ जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको इसके बारे में एग्जांपल पता चाहिए, क्रैश स्प्रिंग्स ऑफ एलिवेटर, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ रट्टा है, दिस इज इट, नथिंग एल्स, ठीक है। सो यू नीड टू नो द ग्राफ, यू नीड टू नो द डेफिनेशन एंड यू नीड टू नो द एग्जांपल। एक एक एग्जांपल इज आल्सो गुड। शाहजेब ने जो है वो एक और अच्छी एग्जांपल दी है, वो भी मैं इधर लिख रहा हूँ। ये फुटबॉल फैंस को जो है वो पता होगी। सो दिस इज अ फुटबॉल कंट्रोल। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट टच कहते हैं ना, फर्स्ट टच, ठीक है। ये नहीं लिख के आएगा एग्जाम देर को भी नहीं पता होगा कि ये क्या होता है, वो सोच में पड़ जाएगा ये क्या लिख के आ गए, ठीक है। खैर दैट इज अ मच मोर ऑफ एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल, उसको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? कशिश आपको समझ में आ गई? कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ भी, बस ये रट्टा है और कुछ भी नहीं है, बेकार टॉपिक है। अब जो है वो, अब असल में एक बात है जो हमें समझनी है और पढ़नी है, और वो कहलाती है रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस से पहले एक जरा चीज समझ लें, फोर्स्ड ऑसिलेशन। व्हाट इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन? ये आपने बचपन में जब भी झूला झूला है तो आपने हमेशा एक फोर्स्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करी थी, ठीक है। झूला झूलते हुए कोई ना कोई आपको पीछे से धक्का लगा रहा होता था, है ना? आपको पीछे से धक्का लगा देता तो आप जाते थे, फिर वापस आता था, फिर धक्का लगाता ताकि आप वापस जाओ। तो दिस वाज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन। अभी भी, अभी हमें, हमारे लिए तो नहीं है, अगर किसी के लिए प्रिविलेजेस है तो माशाल्लाह उनको, माशाल्लाह से अल्लाह उनको हमेशा जो है वैसे झूलता हुआ रखे। हमें हमें जो है वो साल हो गए, हमने जो है वो झूला नहीं झूला। खैर फोर्स्ड ऑसिलेशंस वो होती है कि सिस्टम में पीरियोडिकली एनर्जी खुद पंप करो ताकि वो सिस्टम ऑसिलेट होता है। तो झूले में अगर बच्चे को झुलाना है तो वो आपको पता है वो एक पॉइंट पे आके वो उसने डाई डाउन हो जानी है, तो आप उसको जबरदस्ती उस सिस्टम में थोड़ी थोड़ी देर बाद आप एनर्जी डालते रहते हो ताकि वो एक ऑसिलेशन आपकी सही तरीके से होती रहे। सो द डेफिनेशन इज दिस के ऑब्वियसली ये लाइटली डैम्ड सिस्टम में होगा। सो अ लाइटली डैम्ड सिस्टम may be uh, a lightly damped system may be made to oscillate by applying
पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, अच्छा नाउ बचपन में जब हम झूला झूला करते थे तो अक्सर जो हमें झूला झूला भी रहा होता था उस पर बहुत गुस्सा आता था जब वो गलत टाइम पे धक्का लगा देता था, है ना। मतलब ये खेल हुआ करता था बचपन का कि बिल्कुल सही टाइम पे आप जो है वो धक्का लगाओ, ठीक है। वरना जो लगा उसको उसके 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 बारे में हमारे दिल में गालियां आती थी कि उसको झूला भी नहीं झुलाना आता, ठीक है। तो जो एक ऑसिलेटरी सिस्टम होता है, ऐसा नहीं हो सकता आप उसमें एनर्जी पूरा वक्त कहीं ना कहीं ठूसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उस सिस्टम में एक प्रॉपर टाइम पे एक प्रॉपर इंटरवल में आपने एनर्जी डालनी होती है। तो अगर आप उसको उस वक्त एनर्जी नहीं दोगे तो आप क्या करोगे, आप कैंसिल आउट कर दोगे एनर्जी, ठीक है। तो जब बच्चा झूलता हुआ पीछे आ रहा है तब अगर आपने एनर्जी डाल दी तो बच्चा रुक जाएगा। आपको क्या करना है कि वो झूलता हुआ आ गया पूरा पीछे, अब वो वापस आगे जाने वाले तो फिर आप उसको धक्का लगा दें। याद है सबको, झूला झुलाना तो आता होगा सबको, कि जब वो जैसे आगे जाने वाला होता है तब आप धक्का लगाते, आप जब आ रहे होते पीछे तब धक्का नहीं लगाते। सो ये जो फोर्स ऑसिलेशन है इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। एक लाइटली डैम्प्ड सिस्टम, यानी आपको पता है दुनिया का हर सिस्टम एटलीस्ट लाइटली डैम्प्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, वो हमेशा एनर्जी खा देते हैं, वो एनर्जी खराब करने, वो तुले हुए एनर्जी खराब करेंगे, ठीक है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है कि किसी भी सिस्टम को ऑसिलेशन में रखना, एक पीरियोडिक फोर्स लगा के, पीरियोडिक फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो सही टाइम पे लग रही हो। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं भी स्विंग के बीच में आधे टेढ़े जो है वो गलत सुलत फोर्स लगा रहे हो, गलत टाइम पे एनर्जी इनपुट कर रहे हो, तो उससे ऑसिलेशन बर्बाद हो जाती है, उससे खराबा हो जाता है पूरी चीज का, ठीक है। सो जो पीरियोडिक फोर्स होती है वो अप्लाई करनी पड़ती है एट अ स्पेसिफिक ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लफ्ज जो है वो कुछ साइंटिफिक टर्म्स होनी जरूरत है। सो एट अ स्पेसिफिक ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी जो चला रहा है वो जिस फ्रीक्वेंसी सिस्टम में एनर्जी डाल रहा है हम उसको बोलते हैं ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यू ऑल नो कि जब जो है वो सही टाइम पे स्विंग के अंदर एनर्जी डाली जाती है तो वो स्विंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ज्यादा आगे जाती थी, यही था ना। जब कोई तमीज के टाइम पे धक्का लगा देता तो आपको मजा आता था, आप और आगे जाते, फिर आप वापस फिर दोबारा से धक्का देते तो और आप आपकी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स थे वो इंक्रीज किया करते थे, ऐसा ही था। तो अब आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में विच इज नोन एज रेजोनेंस, ठीक है। ये एएस में आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन तब क्योंकि कोई जो है वो स्मार्ट बच्चा नहीं था और उसने ये सवाल कभी पूछा नहीं, तो उनको ये चीज कभी बताई नहीं गई कि रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस ये होती है जब स्विंग में सही तरह एनर्जी इनपुट करोगे एट द प्रॉपर टाइम्स तो उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स बढ़ेंगे। इसी को इंग्लिश में लिख दोगे, ये आ जाएगी आपकी रेजोनेंस की डेफिनेशन। तो रेजोनेंस इज व्हेन द रिजल्टेंट amplitude maximizes because the driver frequency matches the natural frequency of the oscillatory motion. I realize definition बोलते हुए कितना awkward हो जाता होगा। अच्छा खैर, जब ड्राइवर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी मोशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मीट कर जाती है। अच्छा भाई, अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। मुझे पूरा पूरा पक्का पक्का यकीन है कि यहां से किसी बच्चे ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में एक स्विंग का टाइम पीरियड निकालने की कोशिश नहीं की होगी। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, चाहे आप किसी को झूला झुला रहे हो या कोई और आपको झूला झुला रहा हो, एज लॉन्ग एज दैट इज द सेम स्विंग, आप जाके अभी जाके एक्सपेरिमेंट करो, उस स्विंग का टाइम पीरियड हमेशा वही आएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, जहां से शुरू किया वापस वहां तक आने में जो टाइम लगा, तो एक स्विंग का टाइम पीरियड
पहले से ही जब वो तामीर हो रही थी, जब वो बन रही थी, वो उसी वक्त डिफाइन हो गया था। उसके अलावा किसी टाइम पीरियड में वो स्विंग नहीं चलती है नॉर्मली। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हर चीज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो चलना चाहती है, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो अ पेंडुलम हैज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरली वो एक फ्रीक्वेंसी पे उसको मजा आता है कि वो उस पे घूमे। इसी तरह एक स्विंग भी है, स्विंग जब बनी तो उसको एक मजा आता है कि वो उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे घूमे, ठीक है। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था एएस में, स्टेशनरी वेव्स में, ठीक है, कि स्टेशनरी वेव डिटेक्ट कैसे होती है, जब आपको ज्यादा लाउड साउंड हियर होती है। भाई ज्यादा लाउड साउंड क्यों हियर हो रही है? बिकॉज दैट इज रेजोनेंस। वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उस सिस्टम की, जिसमें आवाज अगर उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाता है। ये सब आपने एएस में पढ़ा है। दैट वाज रेजोनेंस, दैट वाज द रेजोनेंस ऑफ साउंड, ठीक है। अब मेरे नजदीक जो इसकी कह लो कि एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन वो ये हो गई कि जैसे जो आपने एएस में पढ़ा था, ठीक है, एएस में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक आप स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत सारी केसेस थी। बहरहाल हम जो है वो अभी फिलहाल ये वाली डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्लोज्ड एंड था। तो यू नो देयर वर एन एंटी नोड और नोड इधर। बहरहाल एक्सप्लेन करने का पॉइंट ये वापस रिविजिट नहीं करवाना है, बल्कि ये बताना है कि एक सिस्टम रेजोनेट क्यों करता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो जब ये रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, अगर ये रिफ्लेक्ट करके वापस अप्रोप्रिएट टाइम पे हो आ रही होगी, तो एक वेव के ऊपर दूसरी वेव मिलेगी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बढ़ जाता है, ठीक है। सो बेसिकली रेजोनेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कि आपने जो ऑसिलेटरी मोशन था, आपने उस टाइम पे एक फेज में एनर्जी डाली कि जो एम्पलीट्यूड था वो दूसरे पिछले वाले एम्पलीट्यूड में एड अप हुआ, एंड देन यू गॉट अ लार्ज एम्पलीट्यूड। दिस इज बेसिकली योर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि हर सिस्टम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिस पे उसको मजा आता है कि वो घूमे, ठीक है ना। इसके लिहाज से व्हाट डू वी नीड टू नो, आपको ये पता होने की जरूरत है एक ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो यू नीड टू नो दिस ग्राफ। लेट्स सी दिस ग्राफ नाउ। अब ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ है एक्स नॉट का अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। एक्स नॉट अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस ड्राइवर फ्रीक्वेंसी मैं इधर लिख भी देता हूं, दिस इज द ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। और जो आपका एक्स नॉट है वो क्या है? वो है आपका मैक्सिमम अचीवेबल एम्पलीट्यूड। तो ये एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड, वही कहानी है जो हमने कल से हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ यू सी, तो सिस्टम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जिसको मैं बोल रहा हूं एफ। हर ऑसिलेटरी सिस्टम का यही ग्राफ बनेगा। हर सिस्टम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है एफ। जैसे जैसे तुम ड्राइवर फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे मिला दोगे, तो होगा ये कि ये फट के ग्राफ एक्स नॉट विल नो लॉन्गर बी डिफाइंड। ये क्या बात करी मैंने ये बात करी कि ये मुमकिन है, ये 110% मुमकिन है कि अगर एक स्विंग में जो झूल रही है अपनी फ्रीक्वेंसी पे, उस पे अगर ड्राइवर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना शुरू कर दो जो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करती है एग्जैक्टली, और बार बार पीरियोडिकली उसमें एनर्जी डालते जाओगे, तो मुमकिन ये है कि एक टाइम पे इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाए कि वो स्विंग उड़ती हुई समेत पूरी जमीन के साथ वो उड़ती हुई कहीं चल जाए, राइट। सो जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एनर्जी बार बार सही टाइम पे एडअप हो जाए तो यू कैन हैव एम्पलीट्यूड्स जो विच आर वे बिगर देन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट नॉर्मली, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा जो आपके पास जो नेचुरल फिनोमिना है वो आपका है अर्थक्वेक्स। इट इज अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक में सिर्फ ये होता है कि योर ग्राउंड, आपकी जो जमीन है, वो परफॉर्म कर रही होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसका तो और कोई काम नहीं है भाई। जब वो एक टेक्टोनिक प्लेट एक साथ टकराई तो वो टकराने की वजह से वो जमीन हिलने लग जाती है, यूं यूं। जब जमीन हिल रही है तो इस पे जो बिल्डिंग है ये भी हिलना शुरू हो जाएगी, ये भी आगे पीछे जाना शुरू हो जाएगी। अब लाजिमन ये जब बिल्डिंग तामीर हुई तो इसकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस वक्त सेट हो गई।
इसकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस वक्त सेट हो गई थी। तो अगर अर्थक्वेक जो आया उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैचअप हो गई, यानी अर्थक्वेक ने प्रोवाइड करी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैचअप हो गई, तो ये बिल्डिंग इस तरीके से वाइब्रेट करेगी, इस तरीके से झूलेगी, जो हमने कभी अपनी जिंदगी में देखा होगा। और जब भी ये देखा होगा अर्थक्वेक में कुछ घर बच जाते हैं, कुछ घर गिर जाते हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी होंगी वो गिर जाएंगी, जो बहुत बेकार बेकार घर बने होंगे वो नहीं गिरेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि हर घर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग होती है। हो सकता है कि जो अर्थक्वेक आए वो किसी पे रेजोनेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दे, किसी पे रेजोनेंस का इफेक्ट बहुत कम प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इस ग्राफ में ये चीज आपने अपने पास दिमाग में रखनी है कि अगर आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैचअप कर दो तो यू कैन हैव एम्पलीट्यूड्स जो कहीं पे भी डिफाइन नहीं होंगे, वो फट जाते हैं। सो दिस इज नोन एज एन अनडैम्प्ड सिस्टम। ये अनडैम्प्ड का ग्राफ है। सही है। अगर इसी के बरक्स मैं एक लाइटली डैम्प्ड का बनाने की कोशिश करूं तो लाइटली डैम्प्ड का ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा? वो बनेगा, अच्छा अब इधर जो है वो मैं बनाऊंगा तो, लेकिन मुझे जो है वो कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो लाइटली डैम्प्ड का जो है वो बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ लाइटली डैम्प्ड। ये मैंने कैसे बनाया है, इसके पॉइंटर्स क्या है वो मैं समझाता हूं थोड़ी देर में, ये आप लोगों ने याद रखने। लाइटली डैम्प्ड और फिर मैं आप लोगों से हेवीली डैम्प्ड पूछूंगा खुद। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि रेजोनेंस करती क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है व्हाट डज, सॉरी रेजोनेंस नहीं, व्हाट डज डैम्पिंग डू। डैम्पिंग क्या करती है? बेसिकली किसी भी चीज को डैम्प कर देते हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो आपको पता है कि इट विल रिड्यूस एम्पलीट्यूड्स, राइट? एम्पलीट्यूड्स स्लैश डिस्प्लेसमेंट्स। सो जब भी हमने ये देखा था एक मैक्सिमम हमारे पास अनडैम्प्ड में क्या था, कोई मैक्सिमम डिफाइंड नहीं था, लाइटली डैम्प्ड में एक मैक्सिमम डिफाइंड है। ठीक है, दूसरी बात ये वो क्या करता है, इट विल फ्लैटन द पीक। तो बेसिकली ये जो होगा मे बी एट सम पॉइंट इन इन्फिनिटी, ये जो मिल रहा होगा ना ये बिल्कुल एक नोकीले पॉइंट पे मिल रहा होगा, लेकिन एक लाइटली डैम्प्ड सिस्टम का जब ग्राफ बनाओगे तो आपको पीक फ्लैटन आउट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, और तीसरी बात ये हो गई है, तीसरी बात ये हो गई है कि इट रिड्यूसेस दी, इट विल कॉज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू shift to lower values। ठीक है, तो आई हैव ड्रॉन ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट्स इन दिस ग्राफ। एम्पलीट्यूड्स रिड्यूस्ड है सारे, फ्लैटन हो गई है पीक, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, अब देखो जो आपकी जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रही है, जहां पे मैक्सिमाइज हो रहे हैं एम्पलीट्यूड्स, वो है कोई कम फ्रीक्वेंसी देन योर असली वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको डैम्पिंग अगर आपको इस ग्राफ में पूछी जाए, और ये पूछी जाती है, आपको अनडैम्प का ग्राफ भी बताना चाहिए, आपको लाइटली डैम्प का ग्राफ भी बताना चाहिए, एंड यूजिंग दीज पॉइंटर्स कैन एनीवन टेल मी द ग्राफ फॉर हेवीली डैम्प, वो कैसे बनेगा? वेरी गुड, 2 बच्चे जो बाद में आए हैं मैंने जवाब दिया है, थैंक यू आजिन एंड वो। सो आपने यही पॉइंटर्स फॉलो करने। ठीक है, रिड्यूस्ड होंगे एम्पलीट्यूड्स तो लाइटली डैम्प से भी ज्यादा रिड्यूस्ड होंगे एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, दूसरी बात ये फ्लैटन हो जाएगी पीक, तो आपने अगर पीक को इतना फ्लैट दिखाया था तो आपको हेवीली डैम्प्ड में पीक और ज्यादा फ्लैट दिखानी पड़ेगी। और तीसरी बात ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो और लोअर वैल्यू पे चली जाएगी, सो द ग्राफ विल बी मेड लेफ्टवर्ड्स विद अ मोर फ्लैटर पीक, एंड इस तरीके से कुछ होगा। सो दिस विल बी योर हेवीली डैम्प्ड सिस्टम। और ये आता है, ये पॉइंटर्स लिखने को भी आ सकते हैं और ये पॉइंटर्स बनाने को भी आ सकते हैं। ठीक है, मुझे जहां तक मुझे याद है जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक तो आई डिडंट
स्टडी दीज टॉपिक्स, ये टॉपिक जो है मुझे ये लाइंस मुझे कोई बुक से मिली थी और पास्ट में प्रूव है ये चीज कि आपको ये चीजें पता होने की जरूरत है। ठीक है, जब भी ये चीजें पढ़ा रहा हूं, और बहुत बहुत मुबारक हो, जहां तक आपकी थ्योरी है विदाउट डेरिवेशंस वो हमने पूरी पढ़ ली है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की पूरी थ्योरी आज जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, कुछ डेरिवेशन है वो हम ऑन गोइंग जैसे जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन आते रहेंगे वो तब कर लेंगे। बाकी मुझे बताओ, एनी प्रॉब्लम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ओवरऑल?